अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखते हैं और हम जो है डेली लाइफ में यूज भी करते हैं इसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं एग्जांपल्स बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इट स्टेट्स दैट व्हेन one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force on the first object. These two forces are called action and reaction forces. जब कोई एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाता है, when one object exerts a force on another object, the second object also exerts a force instantaneously ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर, मीन्स आई एम एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन दिस फ्लोर, ऑन दिस अर्थ फ्लोर। ठीक है, कितना इज इक्वल टू माई वेट, कितना एक्सर्ट कर रहा हूँ फोर्स मैं इस फ्लोर पे, इक्वल टू माई वेट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम 70 kg, तो मैं 70 kg का जो वेट है अगर फोर्स देखूंगा तो 70 इंटू 9.8। ठीक है, तो अराउंड 700 न्यूटन वेट जो है वो मैं जो है इस अर्थ पे एक्सर्ट कर रहा हूँ, इस फ्लोर पे एक्सर्ट कर रहा हूँ। तो 700 न्यूटन का फोर्स अर्थ भी मेरे ऊपर लगा रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर देखें मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग हियर। ठीक है, आई एम एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ 70 kg। kg को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 7 इंटू 9.8, ओके, न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 686 न्यूटन। ओके, कितना आ जाएगा? 686 न्यूटन। इसका मतलब ये अर्थ फ्लोर है, अगर ये फ्लोर है, आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो मैं नीचे की तरफ को मेरा वेट लग रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना फोर्स लग रहा है? 686 न्यूटन का। तो अर्थ भी मेरे ऊपर 686 का, यहीं पे सेम पॉइंट पे जहां पे मैं खड़ा हुआ हूँ, सेम, क्योंकि मेरे पैर कांटेक्ट में है तो मेरे पैरों के थ्रू जो है अर्थ पे फोर्स लग रहा है 68.6 न्यूटन का। तो मेरे पैर पे ऊपर की तरफ भी कितना फोर्स लग रहा होगा? 686 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा। मतलब इस डिफिनीशन का यही है, व्हेन एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे पे फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे उतना ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये ध्यान रखना है। जो अपोजिट फोर्स लग रहा है वो कैसा है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है लेकिन डायरेक्शन उसकी कैसी होती है? डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। तो यहां से क्या है, इन फोर्सेस को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। एक्शन मतलब जैसे पहला फोर्स जो मेरे वेट की वजह से लग रहा है वो फोर्स एक्शन है क्योंकि मैं अप्लाई कर रहा हूं, उसके बदले में अर्थ जो है, सरफेस जो है, अर्थ की सरफेस जो है, ये फ्लोर मुझ पे जो फोर्स लगा रहा है उसको बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स। तो ये इनको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो होता है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखना है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन जो रिएक्शन फोर्स लगता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इफ वी सी द एग्जाम्पल्स, फायरिंग ऑफ ए बुलेट, हम लेते हैं फायरिंग ऑफ ए बुलेट। अगर हम बुलेट फायर करते हैं गन से, ठीक है, कोई गन है ये, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह की कोई गन है, यहां से एक बुलेट फायर करते हैं, बुलेट फायर करते हैं तो क्या होता है, इस गन जो है इस बुलेट पे फोर्स लगाती है। ये अगर बुलेट है आपकी तो गन जो है यहाँ पे फोर्स लगाती है बुलेट पे आगे की तरफ को, तो बुलेट भी क्या करेगी? अपोजिट, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बुलेट भी जो है गन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ठीक है, अगर आप इस गन को होल्ड किए हुए हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, जो बुलेट भी आपके ऊपर क्या लगाएगी? पीछे की तरफ को, एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन की वजह से रिएक्शन फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये रिएक्शन फोर्स जो किसके इक्वल होगा? इस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस रिएक्शन फोर्स की वजह से हमको क्या महसूस होता है? झटका महसूस होता है, इंपल्स टाइप का महसूस होता है पीछे की तरफ को, पीछे की तरफ झटका लगता है गन में जब हम बुलेट फायर करते हैं। तो इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन, इसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल मतलब
फायर करने के बाद गन का पीछे जाना, उसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, रन अगर हम करते हैं, रनिंग ऑन द ट्रैक, जैसे हम किसी ट्रैक पर रन कर रहे हैं, किसी ट्रैक पे क्या करते हैं, रन कर रहे हैं, ये कोई ट्रैक है, इस पे रन कर रहे हैं इधर की तरफ को। तो ये बताइए, रन करने में हम मस्कुलर इफेक्ट लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, अपना ताकत लगती है, नहीं, रन करने में ताकत लगती है। अच्छा, ये जो मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, ये हमें मूव कर रहा है, किस तरह से मूव करता है ये, इस मस्कुलर फोर्स का काम क्या है? एक्चुअली डायरेक्टली मस्कुलर फोर्स हमको मूव नहीं करा रहा है, हमको मूव कौन करा रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ से हम यहाँ पे मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स की वजह से क्या करते हैं, हम अर्थ पे देखेंगे, जब हम पैर रखते हैं रनिंग करने के टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, हमारा पैर ऐसे उठा होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए, ये पैर है, तो रन करते टाइम ये हमारी लेग है, ऐसे होती है थोड़ी सी बैंड, तो और ये मान लिया अर्थ फ्लोर है, ये क्या है, अर्थ फ्लोर है, तो हमारा पैर तिरछा होता है, और हम क्या करते हैं, लेग से इस पे फोर्स लगाते हैं, इधर की तरफ को क्या लगाते हैं, इधर की तरफ को फोर्स लगाते हैं, पीछे की तरफ को। इसका मतलब इस फ्लोर पे जो है वो इधर की तरफ को फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ, पीछे की तरफ को हम फोर्स लगा रहे हैं। ये जो फोर्स लग रहा है एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर आप इस पे अर्थ फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हैं, तो अर्थ भी क्या करेगी, अर्थ फ्लोर भी आप पे फॉरवर्ड की तरफ फोर्स लगाएगी, ये आगे की तरफ को आप पे फोर्स लगाएगी। ये कैसा फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। मतलब जो इस फोर्स की वजह से, इस रिएक्शन फोर्स की वजह से हमको क्या होता है, हम आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ रन करते हैं। इसका मतलब हम अर्थ को मस्कुलर फोर्स की वजह से अर्थ को पीछे की तरफ पुश करते हैं, और अर्थ जो है, अर्थ का फ्लोर जो है हम पे आगे की तरफ को फोर्स लगाता है, तो अर्थ के फोर्स की वजह से हम जो आगे की तरफ क्या करते हैं, मोशन में आते हैं। तो ये फॉरवर्ड मोशन किस वजह से हो रहा है, अर्थ जो हम पे रिएक्शन फोर्स लगा रही है उसकी वजह से। ओके, अच्छा, ये कहेंगे अर्थ तो मोशन करते हुए नजर ही नहीं आती है, जबकि हम फोर्स लगाते हैं, रन करते हैं तब। क्यों नहीं, क्योंकि इसीलिए नहीं नजर आती है। अगर हम देखें F = ma से अगर देखेंगे, F = ma से अगर देखेंगे, तो अर्थ का मास जो होता है, फोर्स लगा रहे हैं, मान लिया यहाँ पे कुछ फोर्स लगा है, तो एक्सीलरेशन अगर हम निकालेंगे तो F/m हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, F/m। मास ऑफ द अर्थ इतना ज्यादा होता है, मास ऑफ द अर्थ 1000 kgs में होता है, तो जो एक्सीलरेशन निकल के आता है वो बहुत कम आता है, 0.0000000 मीटर पर सेकेंड, तो आपको नजर ही नहीं आएगा एक्सीलरेशन। इसीलिए हमें अर्थ का मोशन नजर ही नहीं आता है हमारे रन होने की वजह से, क्योंकि वो नेग्लेजिबल है, उस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है अर्थ पे वो नेग्लेजिबल है। लेकिन हमारा मास कम है, तो उस पर जो एक्सीलरेशन लगता है वो हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब एक चीज और भी ध्यान रखिए कि एक्सीलरेशंस ऑफ द बॉडीज जो है, एक्शन रिएक्शंस में फोर्स तो इक्वल रहते हैं, लेकिन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडीज इक्वल नहीं होते। हो भी सकते हैं, अगर मास इक्वल है तो इक्वल होंगे, अगर मास डिफरेंट है तो एक्सीलरेशंस ऑफ द बॉडी जो होंगे कैसे होंगे, वो डिफरेंट होंगे। अच्छा, इसका इफेक्ट एक और देख लेते हैं। जैसे कोई सेलर है, सेलर मतलब समझते हैं, सेलर नाव चलाने वाला जो बंदा होता है उसको बोलते हैं सेलर। कोई एक बोट है, जैसे ये बोट लेते हैं और इसमें कोई सेलर है, सेलर मतलब नाव चलाने वाला जो बंदा है, वो क्या करता है, यहाँ पे पानी है, दिस इज द वाटर, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, वो जंप करता है इससे, यहाँ पे मान लिया अर्थ सरफेस है किनारे पे, अगर वो जंप करता है इससे, तो क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब वो जंप करता है यहाँ से, तो ये बोट जो है पीछे की तरफ जाती है, बोट पे जो है बोट पीछे की तरफ जाती है, और ये यहाँ पे जंप करके आ जाता है, ठीक है, सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये सेलर जब जंप करता है बोट से, तो क्या करता है, पीछे की तरफ इस पे फोर्स लगाता है, और ये बोट जो है इस पे सेलर पे किधर की तरफ, आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसके ये आगे की तरफ कूद जाता है और बोट थोड़ा सा पीछे चली जाती है। तो सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। तो ये याद रखना है, एक्शन रिएक्शन। जैसे आप और भी कोई एग्जांपल्स अगर इसके देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, जैसे कोई वॉल है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको हिट करिए, ऐसे हिट करने पे क्या होगा, आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, ये वॉल भी आप पे फोर्स लगाएगी अपोजिट में, एज पर एक्शन रिएक्शन लॉ। तो इसी की वजह से, उस फोर्स की वजह से ही हमको क्या महसूस होता है, चोट महसूस होती है। अगर इस बॉल पे या बोर्ड पे मैं हिट करूँ तो क्या होगा, आई विल फील द फोर्स ऑन माई हैंड, आई विल फील द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन माई हैंड। तो ये वो क्या है, एग्जाम्पल एक्शन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है।
ओके, तो ये हो गया। नाउ वी विल सी द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए, कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज का कंजर्व रहना, जैसी पहले थी वैसे ही अब है, वो क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है। नो चेंज इन द टोटल क्वांटिटी, मीन्स टोटल क्वांटिटी जो भी है वो रिमेन सेम। वो कैसी है? सेम है, जितनी पहले थी वही अब है। जब भी कंजर्वेशन वर्ड का यूज होता है, इसका मतलब जितनी पहले चीज थी उतनी ही अब रहेगी, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल होता है। मतलब एनर्जी को कंजर्व है, एनर्जी इज कंजर्व, ना तो उसको खत्म कर सकते हो ना ही उसको पैदा कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या है? मोमेंटम भी क्या है? जो बिफोर, पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम बाद में है। मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इसका मतलब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, ये खत्म नहीं होता। जैसे अगर हम इसकी डिफिनीशन देखें तो सबसे पहले हम एक इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल से हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला निकल के आता है, पहले हम उसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल 2 वॉल्स हैं, एक वॉल है A और दूसरी वॉल है B। ये एक फ्लोर पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। इस वॉल A की वेलोसिटी है UA और वॉल B की इनिशियल वेलोसिटी है UB। इसका मास मान लीजिए वॉल A का MA है और मास वॉल B का मास जो है MB है। मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी UA जो वेलोसिटी है, पहली वॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा है दूसरी वॉल की वेलोसिटी से। मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है और ये 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इस फ्लोर पे जो है देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मीन्स नो अनबैलेंस्ड फोर्स, इस पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, ये मान के चलिए कोई और फोर्स नहीं है इसके अलावा। ठीक है, तो क्या होगा जब कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी कैसा है? एब्सेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स भी एब्सेंट होगा, मतलब नो फ्रिक्शनल फोर्स। तो क्या होगा अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बॉल A की और बॉल B की वेलोसिटी कम है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? बॉल A जो है वो बॉल B से जाके टकराएगी, इट विल कोलाइड, इसको बोलते हैं कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं? कोलिजन। तो ये बॉल जो है A जो है बॉल B से टकराएगी। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से टकराएगी तो क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉल B पे। ये बॉल B पे क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी। किस डायरेक्शन में? बॉल A बॉल B पे फोर्स लगाएगी, इसको बोल देते हैं FAB। A बॉल B पे लगा रही है इसीलिए इसको बोलते हैं FAB, फोर्स लगा रही है। अब एज पर दिस लॉ, मतलब एज पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन की वजह से बॉल B भी क्या करेगी? इंस्टेंटेनियसली बॉल A पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, उसको बोलेंगे FBA। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। थोड़ी देर बाद में क्या देखते हैं हम? क्या देखेंगे कि ये बॉल जो है फिर डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाती है। अगर देखेंगे यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? कोलिजन होने के बाद में इस बॉल A की वेलोसिटी जो है BA हो जाती है और बॉल B की वेलोसिटी जो है BB हो जाती है। बॉल A की वेलोसिटी BA हो जाती है आफ्टर कोलिजन। ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन जो है बॉल A की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? BA हो जाती है और बॉल B की वेलोसिटी BB हो जाती है। तो यहां से देखिए, अगर हम FAB निकालना चाहें, FAB क्या है? अप्लाइड फोर्स। FAB इज द अप्लाइड फोर्स बाई बॉल A ऑन बॉल B। अच्छा, अप्लाइड फोर्स का हमने फार्मूला देखा था जब हम डेरिवेशन निकाल रहे थे, तो हमने कैसे निकाला था अप्लाइड फोर्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में?
वो किसके इक्वल था? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स वाज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मान लिया इस टाइम ड्यूरेशन, ये जो है टोटल बॉल ए को कोलाइड करने के बाद, जब इसकी पहले वेलोसिटी यूए थी और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई आफ्टर कोलिजन? वीए हो गई। कितने टाइम में? मान लिया टी टाइम में। कितने टाइम में? टी टाइम में। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यही तो होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या था? हमने जो पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी। सबसे पहले क्या फार्मूला क्या था? P इज इक्वल टू mv। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P1 निकालेंगे। P1 पहले कितना था वॉल ए का? ma इंटू यूए। अच्छा, P2 कितना था वॉल बी का? mb मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब कितना हो गया? P2 हो जाएगा ma इंटू बी ए। ma इंटू बी ए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा P2 माइनस P1। बाद वाले में से पहले वाले को घटा देंगे। P2 माइनस P1। चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल ए के लिए है। ये किसके लिए? बॉल ए के लिए देख रहे हैं पहले हम, बॉल ए के लिए। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। P2 कितना है? ma इंटू बी ए माइनस ma इंटू यूए। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा बॉल ए का? वो देखते हैं अभी। बॉल ए का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? रेट हमने बताया था, रेट मतलब पर टाइम, पर सेकेंड। तो बॉल ए की वेलोसिटी यूए से बीए होने में कितना टाइम लगा है? टी टाइम लगा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टी, मीन्स ma इंटू बी ए माइनस ma इंटू यूए अपॉन टी। निकल गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, निकल गया। ओके, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल था? फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के। ये किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के, एफ ए बी के। यही तो हमने पढ़ा था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यही पढ़ा था, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एफ ए बी निकाल दिया। ऐसे ही हम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी के लिए निकालेंगे। बॉल बी की जो है पहले मोमेंटम कितना था? P1। बॉल बी के लिए कितना था? mb इंटू यू ए। P2 कितना हो गया आफ्टर कोलिजन? mb इंटू बी बी। mb इंटू बी बी, ये कितना होगा? mb इंटू यू बी। mb पहले था mb इंटू यू बी, बाद में हो गया P2 इक्वल टू mb इंटू बी बी। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया? P2 माइनस P1। चेंज जब भी निकालते हैं तो फाइनल में से, बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं। P2 माइनस P1, mb इंटू बी बी माइनस mb इंटू यू बी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे फॉर बॉल बी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल बी के लिए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये mb इंटू बी बी माइनस mb इंटू यू बी अपॉन टी। टाइम से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बॉल बी के, इसके किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स कौन सा फोर्स? जो बॉल बी ए पे लगा रही है। जो बॉल बी किस पे लगा रही है? ए पे लगा रही है। जो बॉल बी किस पे लगा रही है? ए पे लगा रही है। ये एफ ए बी है और ये एफ बी ए है। अब यहां से देखिए, एक्शन रिएक्शन वाला हम लगाएंगे। एक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये कैसा है? ये वाला फोर्स एक्शन फोर्स है जो बॉल ए बी पे लगा रही है, और जो बॉल बी ए पे लगा रही है वो कैसा फोर्स है? रिएक्शन फोर्स है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब अगर एक +5 न्यूटन का है तो दूसरा कैसा होगा? -5 न्यूटन का। -5 इसलिए क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू हम माइनस एफ बी ए लिख सकते हैं। माइनस इसलिए क्योंकि वो एफ बी ए जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एफ ए बी प्लस एक्स में लग रहा है तो एफ बी ए माइनस एक्स में लग रहा है। एफ ए बी की यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, एम ए इंटू बी ए माइनस एम ए इंटू यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू एम बी इंटू बी बी माइनस एम बी इंटू यू बी
अपॉन टी, टी से टी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एम ए इंटू बी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इज इक्वल टू एम बी इंटू बी वी माइनस एम बी इंटू यू बी। तो यहाँ पे एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन लगेगा, ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन की वजह से ये जो है माइनस एम बी 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 हो जाएगा और ये प्लस एम बी इंटू बी बी। अब इसको इधर ले जाइए, जो इनिशियल वाले हैं वेलोसिटी वो एक तरफ कर लीजिए, तो उधर ले जाएंगे और ये वाली टर्म को क्या करेंगे, इधर लेफ्ट में ले आएंगे। तो एम ए इंटू वी ए प्लस ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो एम बी इंटू वी वी इज इक्वल टू एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू वी। या फिर इसको इधर लेफ्ट में लिख लीजिए, तो एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू वी, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिख लिया और लेफ्ट वाले को राइट में, एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी वी। यहां से देखिए क्या मालूम पड़ रहा है, ये क्या है, ये एम ए इंटू यू ए क्या है, P1 मोमेंटम ऑफ वॉल ए बिफोर कोलिजन। मोमेंटम ऑफ वॉल ए, अगर इसका हम देखेंगे मोमेंटम क्या है अभी, एम ए इंटू यू ए, मोमेंटम ऑफ वॉल ए बिफोर कोलिजन। एम बी इंटू वी वी क्या है, एम बी इंटू वी वी अगर देखेंगे तो मोमेंटम ऑफ वॉल बी, इसको P1A बोल दीजिए, इसको P1B बोल दीजिए। तो मोमेंटम ऑफ वॉल बी बिफोर कोलिजन एम बी इंटू यू बी। ओके, ये क्या है, ये है मोमेंटम ऑफ वॉल बी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, ये क्या है P1 डैश ए, तो ये क्या है एम ए इंटू बी ए आफ्टर कोलिजन, P1 डैश बी, P1 डैश बी कितना है एम बी इंटू बी बी। इसका मतलब बिफोर कोलिजन जो वॉल्स का था P1, यहां से देखेंगे P1A प्लस P1B इज इक्वल टू P1A डैश प्लस P2, ये क्या हो जाएगा P1B डैश। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम, इसका मतलब हुआ मोमेंटम जो है बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स, मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन। मींस जो क्वांटिटी पहले थी उतनी ही क्वांटिटी कितनी है अब बाद में है, मतलब मोमेंटम इज सेम। वही तो मैं बता रहा था, देयर इज नो चेंज इन द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। पहले जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम क्या है अभी है बॉल्स का। अब देखिए यहां से डिफिनीशन, मींस सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन। देखिए सम ऑफ मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट्स क्या है, ये सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन जो है सम ऑफ मोमेंट्स एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू ई। तो ये सम ऑफ मोमेंट्स क्या है, ये है पहले बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन क्या है मोमेंट, वही एम ए इंटू बी बी प्लस एम बी इंटू बी बी इज इक्वल, क्या है वो आपस में इक्वल है। तो यहां से जो फार्मूला निकाला है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है डिफिनीशन को। मोमेंट आफ्टर द प्रोवाइडेड देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होना चाहिए, मतलब किसी तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या या कोई अदर फोर्सेस नहीं लगना चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहना चाहिए। ओके, तो यहां से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल जो है आते हैं एग्जाम में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इवन आगे फर्दर स्टडीज में भी इसका बहुत यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। तो इसको याद रखिएगा, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी 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 प्लस एम बी बी बी। अलग अलग तरह से भी इसको बोलते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, अलग अलग तरह से m1u1 प्लस m2u1 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2, इस तरह से भी अलग अलग तरह से बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, बट जो तरीका है वो चेंज नहीं होगा, जो इसका
कॉन्सेप्ट है वो किसी बुक में चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है वो भी कहीं पे चेंज नहीं होगा। कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का सॉल्व करता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही उस पर लगते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे और उसी के साथ ये लेक्चर खत्म करेंगे। ओके, अब हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने फार्मूला पढ़ा था उस पर हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है, सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 1 kg का मास है, ठीक है। तो m1 कितना दे रखा है, ma मान लीजिए, ma कितना दे रखा है, ma इज 1 kg। ओके, दिस इज गिवन डाटा, ठीक है। ma इज इक्वल टू 1 kg विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। मतलब वेलोसिटी कितनी है उस ए ऑब्जेक्ट की, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इट कोलाइड्स विद, क्या करता है, दूसरे एक ऑब्जेक्ट से टकराता है एंड स्टिक्स टू, स्टिक मतलब चिपकना, उससे स्टिक कर जाता है टू ए स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। मान लिया दूसरे ब्लॉक जो है उसका मास mb जो है कितना है, 5 kg। कितना है दूसरे ब्लॉक का मास, 5 kg, उससे स्टिक कर जाता है। देन दे बोथ मूव ऑल ऑफ टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन इन द सेम स्ट्रेट लाइन। बाद में स्टिक करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट जो है सेम लाइन में मूव करते हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट बताना है, एंड आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां से एक सिंपल देख लीजिए, मान लिया ये एक फ्लोर है, ठीक है। ये वुडन ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वुडन ऑब्जेक्ट डी मान लीजिए। इसका मास कितना है, इसका मास है 5 kg और इसकी वेलोसिटी अभी कितनी है यहाँ पे, uv0, क्योंकि रेस्ट में है। ये वुडन मास कितना है, रेस्ट में है। यहाँ पे वेलोसिटी इसकी uv कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। यहाँ से जो है एक 1 kg का मास, ये 1 kg का मास मान लीजिए, अब कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जाता है। ये ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए और इसका मास जो है कितना है, 1 kg। डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम बनाने से फिजिक्स के जो है मेन समझ में आ जाता है कि किस तरह से फार्मूला अप्लाई करना है। ये जाता है यहाँ पे और इस पे क्या कर जाता है, टकराता है। टकराने के बाद इससे स्टिक कर जाता है, स्टिक कर जाता है। यहाँ पे स्टिक कर गया, ये ऑब्जेक्ट स्टिक कर गया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना है टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। तो सबसे पहले बिफोर द इम्पैक्ट क्या था मोमेंटम, बिफोर द इम्पैक्ट अगर हम मोमेंटम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ma इंटू ua, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम mb इंटू uv, ये ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम हो गया। फार्मूला मोमेंटम का क्या होता है, m इंटू v होता है। तो इसका हम लगा देंगे टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, इसको मान लिया p1, क्या है p1। ma की जगह क्या है, ma 1 kg है, ua कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, mb कितना है 5 kg है, ठीक है। uv लेकिन वेलोसिटी कितनी है, 0। तो p1 कितना आ जाएगा, 10 किलोग्राम, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बिफोर द इम्पैक्ट मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट कितना आ गया, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, इम्पैक्ट होने के बाद में सेम ये दोनों ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट और ये ए ऑब्जेक्ट, दोनों किसी वेलोसिटी से मूव करते हैं। ये कॉमन वेलोसिटी होगी ना, दोनों की कॉमन वेलोसिटी से मूव करते हैं आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होने के बाद में। तो हमने बिफोर द इम्पैक्ट बता दिया। आफ्टर द इम्पैक्ट क्या होगा, आफ्टर द इम्पैक्ट क्या होगा, इसका हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। इस केस में मास कितना हो जाएगा, टोटल मास, टोटल मास हमें दोनों का लेना पड़ेगा। टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 ma प्लस mb। ma मास कितना है 1 kg प्लस mb कितना है 5 kg, टोटल मास आ गया 6 kg। अब ये 6 kg मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो p2 जो हो जाएगा मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन टोटल मास इनटू द कॉमन वेलोसिटी, इनटू द कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि दोनों मिलके अब एक ही हो गए ना, इससे सिंगल ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि वो पे स्टिक कर गया तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, टोटल मास 6 kg इनटू वेलोसिटी v। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल से क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, बिफोर द इम्पैक्ट विल बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट।
होगा नहीं होगा? आफ्टर द इम्पैक्ट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2। क्या होगा? P1 इज इक्वल टू P2। बिफोर इम्पैक्ट कितना है? P1, P2 है आफ्टर द इम्पैक्ट। ये क्या है? आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो P1 की वैल्यू कितनी है? 10 और P2 कितना है? 6 इंटू वी, 6 इंटू वी। तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 अपॉन 6। 10 अपॉन 6 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 166 मीटर पर सेकेंड। तो ये मालूम पड़ गया। कॉमन वेलोसिटी इनकी कितनी हो जाएगी? 1 किस वेलोसिटी से मूव करेंगे आप? 1.66 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दोनों ऑब्जेक्ट जो है मूव करेंगे। ओके, फाइनल मोमेंटम अगर हमें निकालना है, V हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, V कैलकुलेट हो गया, तो फाइनल मोमेंटम P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास 6 इंटू V मतलब यहाँ पे 1.66 की जगह क्या रख दीजिए? 10 अपॉन 6। 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। मतलब जो फाइनल मोमेंटम भी है वो किसके इक्वल है? इनिशियल मोमेंटम के। जो इनिशियल P1 है वही क्या है? P2 है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, हाँ बच्चों, तो हम एक न्यूमेरिकल और देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ये न्यूमेरिकल देखेंगे। ये 16 नंबर है आपकी एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली। ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है? ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है 100 kg। तो जो जो गिवन है उसको लिखते जाइए। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 100 kg। ओके, इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले वेलोसिटी इसकी कितनी है? u, 5 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी। देन आफ्टर 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है? आफ्टर 6 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, टाइम इंटरवल कितना दे रखा है? इन टाइम t सेकेंड, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द फाइनल एंड इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम बताना है एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे कितना जो है फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो सबसे पहले सिंपल है, हम क्या निकालेंगे? मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ऑब्जेक्ट का? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? u। तो मास कितना दे रखा है? 100 kg। वेलोसिटी इनिशियल कितनी है? 5। तो 5 इंटू 100 क्या आ गया? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? इनिशियल मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम आफ्टर 6 सेकेंड में क्या होगा? इसका मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना है? 100 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये फाइनल मोमेंटम आ गया। सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन है। अब निकालना है कैलकुलेट द फोर्स। फोर्स निकालना है। अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड है, बाद में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। कितने? 6 सेकेंड में चेंज हो जा रही है। इसका मतलब देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देयर इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है नहीं है? रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। इसका मतलब देयर इज ए एक्सीलरेशन। यहाँ पे भी इन्होंने बोला है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन, कि बॉडी जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट कर रही है। तो हमें ये एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी? 8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 5 अपॉन टाइम कितना है? 6 सेकेंड। तो 3 अपॉन 6, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना आ गया? 3 अपॉन 6 कितना होता है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रही है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ देयर इज ए एक्सीलरेशन देयर विल बी सम फोर्स फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से अगर एक्सीलरेशन है तो इसका एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ व्हाट? एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ फोर्स। तो वहां पे फोर्स लग रहा है। फोर्स कैसे निकालते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से? F इज इक्वल टू एम ए। एम कितना दे रखा है? 100 kg और एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया 0.5। तो ये क्या गया? 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इसका मतलब फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी कितना हो गया? 50 न्यूटन। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, तो
इसी के साथ हम जो है इस को फिनिश करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में अदर देन ऑल दीज न्यूमेरिकल्स इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी न्यूमेरिकल्स, जस्ट लेट मी नो, कमेंट। ओके, मैं उसको देखूंगा और आपको सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा, या फिर उसका सेपरेट क्लास भी कभी भी कंडक्ट कर सकते हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।